यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जैसा कि आज हम रिवाइज करने वाले हैं एक टॉपिक दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही छोटू सा टॉपिक है, ठीक है, एकदम इत्तू सा टॉपिक है और इसको हम रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहली सेक्शन होती है दैट इज सेक्शन 22, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन ये बोलती है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम कब आएगी। हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम तब आती है जब सबसे पहली चीज हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और असेसी उसका ओनर होना चाहिए। अगर हाउस प्रॉपर्टी है एंड असेसी उसका ओनर है तो इनकम आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड में आती है। हाउस प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? हाउस प्रॉपर्टी का मतलब बिल्डिंग एंड लैंड अपर टेनेंट टू दैट बिल्डिंग। लैंड अपर टेनेंट टू दैट बिल्डिंग का मतलब होता है कि जो लैंड जो होती है बिल्डिंग के साथ में, जो गार्डन वगैरह होती है, पार्किंग स्पेस वगैरह होती है, वो तुम्हारे हाउस प्रॉपर्टी का ही पार्ट होता है, उसको अपन हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। दूसरी चीज, अगर आप उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए, अगर आप उसके ओनर है तो ही आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाती है। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम तब जाएगी जब पहली चीज हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और दूसरा आप उसके ओनर होने चाहिए। अब एक बात बताओ, हाउस प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है? तो हाउस प्रॉपर्टी सबसे पहले एलओपी। एलओपी का मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किसी को भाड़े पे दे रखी है, दैट इज कॉल्ड योर लेट आउट प्रॉपर्टी। अब हमेशा ध्यान रखना, लेट आउट प्रॉपर्टी जो होती है ना, उसका इनकम आपको मिलेगा ऑब्वियसली, सो इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। दूसरा होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब आप अपने खुद के यूज के लिए कोई प्रॉपर्टी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, या जिसको हम एसओपी बोलेंगे। तो एसओपी हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं उसको, या फिर हो सकता है कि लाइक आप उसको जो है रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन में यूज कर रहे हैं तो यहां पे आपको इग्नोर करना है। क्योंकि देखो, अगर कोई ऐसी हाउस प्रॉपर्टी है जिसको आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन में यूज कर रहे हैं, उसी बिल्डिंग में आप बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको पीजीबीपी हेड की इनकम कमा के दे रहा है। और जब पीजीबीपी हेड की इनकम कमा के दे रहा है तो यहां पे हाउस प्रॉपर्टी हेड में उसको देखने की जरूरत नहीं है, आप इग्नोर करिए। लेकिन अगर मान लो कोई भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ऐसी है जो रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज हो रही है, मींस आप उसमें रह रहे हैं, आप खुद उसमें रह रहे हैं, तो अगर मान लो आपकी दो एसओपी है, मींस या तो एक है या एक से ज्यादा, दो है, मैक्सिमम दो। अगर आपकी दो एसओपी है तो दो एसओपी के केस में ये एग्जेम्प्ट है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी अगर आपकी टू एसओपी है तो। लेकिन एक चीज समझना, अगर आपके पास टू से ज्यादा एसओपी है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि टू एसओपी पे आप एग्जेम्पशन ले लो, मींस टू एसओपी की इनकम कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगी, बट टू से ज्यादा जितनी भी एसओपी रहेगी वो रिमेनिंग वाली आपकी डीएलओपी मानी जाएगी, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होता है कि आपकी है तो एसओपी, लेकिन हम ये मान लेंगे कि वो लेट आउट प्रॉपर्टी है और उसकी इनकम आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। तो देखो मैंने क्या बोला, देखो सबसे पहले मैंने बोला हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम तब जाती है जब हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट टू दैट बिल्डिंग एंड आप उसके ओनर होने चाहिए। एक और चीज समझना, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ रेसिडेंशियल हाउस से नहीं है, अगर कमर्शियल बिल्डिंग है तो भी इनकम इसी हेड में जाती है। अगर आपकी कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, आपकी कोई शॉप है, आपका कोई ऐसा लाइक कमर्शियल बिल्डिंग है जो आपने किसी को भाड़े पे दे रखा है, तो भी आपकी जो इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है? अगर एलओपी है तो टैक्सेबल करो, अगर एसओपी है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज हो रहा है, तो आप उसको इग्नोर कर दो। अगर आपका एसओपी रेसिडेंस पर्पस के लिए है और आपके पास टू ही एसओपी है तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन टू से ज्यादा एसओपी है तो टू तो एग्जेम्प्ट है और टू से ऊपर वाले जितने भी रहेंगे वो आपके डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मानी जाएगी और वो टैक्सेबल हो जाएगी। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक अमेंडमेंट आया था। अमेंडमेंट ये आया था कि सर अगर मान लो कोई भी बिल्डर है और बिल्डर के पास में अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी है और वो हाउस प्रॉपर्टी अगर स्टॉक इन ट्रेड है, अब एक बात बताओ, उसको अगर बेचा तो इनकम कहां जाएगी? पीजीबीपी हेड में। लेकिन अगर उसको भाड़े पे दे दिया तो इनकम कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी हेड में। तो देखो, बिल्डर है, बिल्डर के पास में जो खाली फ्लैट्स होते हैं वो फ्लैट्स अगर उसने बेच दिए तो इनकम जाएगी पीजीबीपी हेड में, बिजनेस हेड में। लेकिन अगर उसके पास ही है और उसने उसको भाड़े पे दे दिया तो इनकम कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी हेड में। लेकिन एक चीज समझना, ऐसा भी तो हो सकता है बिल्डर ने फ्लैट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया और उसके बाद में वो फ्लैट्स खाली पड़े हैं, तो क्या फ्लैट्स खाली पड़े हैं तो उस पर्टिकुलर केस में क्या उसको डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान के और टैक्सेबल कर दे क्या हाउस प्रॉपर्टी में? तो इसको लेके लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर के एंड से लेके 2 इयर्स तक ये माना जाएगा कि भैया उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मींस जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर के एंड से 2 साल तक जो है उस पे कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। मींस उसका एनुअल वैल्यू निल माना जाएगा, आपको डीएलओपी नहीं मानना है। लेकिन उसके बाद में जो है 2 इयर्स जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में उसको डीएलओपी मान के और फिर आपको टैक्सेबल करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, ये तभी होगा जब आपका
स्टॉक इन ट्रेड है फ्लैट, और स्टॉक इन ट्रेड है और आपने उसको क्या किया है, लेट आउट नहीं किया। अगर लेट आउट कर दिया होता तो इनकम ऐसे भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में चली जाती, बट अगर आप लेट आउट नहीं करते हैं, खाली पड़ा है, तो जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर के एंड से लेके और नेक्स्ट 2 इयर्स तक जो है वो आपका कुछ भी टैक्स लगाने की जरूरत नहीं, उसके बाद में ऑब्वियसली उस पर टैक्स लगेगा इन द फॉर्म ऑफ द डीएलओपी। अब एक और चीज समझना आप लोग, हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी एसएससी 115 बीएसी लेता है, और 115 बीएसी इस साल से तो डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम है, तो अगर कोई एसएससी है वो 115 बीएसी लेता है, तो ध्यान रखना, एक तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अपने को 24B का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है ना 30,000 और 2 लाख का, वो नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज, हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस होता है वो यू नो दैट दूसरे हेड से सेट ऑफ हो सकता है मैक्सिमम 2 लाख, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। ये 2 बेनिफिट्स है वो आपको सरेंडर करने पड़ेंगे अगर 115 बीएसी डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से आप टैक्स पे करते हैं तो। अब आप बताइए हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम कैसे निकालेंगे। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम निकालने के लिए देखो, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज हो रही है, उसमें हर चीज डैश पे डैश आएगी। उसमें सिर्फ एक ही चीज लेस होती है, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने कोई लोन लिया है और वो लोन का जो इंटरेस्ट है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में यहां पे लेस होता है। और गाइस अगर 115 बीएसी लिया तो ये भी लेस नहीं होगा। 115 बीएसी लिया तो एसओपी की इनकम हमेशा निल आएगी, बट अगर आपने 115 बीएसी नहीं लिया, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से गए, तो आपकी इनकम या तो निल आएगी या नेगेटिव आएगी। नेगेटिव क्यों आएगी? ड्यू टू द इंटरेस्ट आपकी इनकम नेगेटिव आएगी। लेकिन गाइस जो लेट आउट प्रॉपर्टी होती है एंड डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी होती है, उसमें इनकम निकालने के लिए इन्होंने एक मेथड दे रखा है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम कैसे निकालना। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम निकालने के लिए लॉ मेकर्स बोलते हैं सबसे पहले ले लीजिए म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू किसको बोलते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू मींस ऐसी वैल्यू उस प्रॉपर्टी की जो कि म्युनिसिपलिटी रिकॉर्ड के हिसाब से होती है। मींस म्युनिसिपलिटी रिकॉर्ड के हिसाब से वो प्रॉपर्टी एक साल में कितना रेंट आपको कमा के दे सकती है, दैट इज कॉल्ड म्युनिसिपल वैल्यू, या जिसको रेटेबल वैल्यू भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ले लीजिए म्युनिसिपल वैल्यू। दूसरा, उसको कंपेयर करिए फेयर रेंट से। नाउ फेयर रेंट किसको बोलते हैं? कि आपके आजू बाजू में जो प्रॉपर्टी है, मींस सेम लोकेलिटी में सिमिलर प्रॉपर्टी है, उसका रेंट कितना चल रहा है, दैट इज कॉल्ड योर फेयर रेंट। अब फेयर रेंट जो है उसको रीजनेबल लेटिंग वैल्यू भी बोलते हैं। तो आप एक काम करिए, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर है वो ले लीजिए। मींस इन दोनों में से जो विच एवर इज हायर है वो ले लीजिए। एंड गाइस ध्यान रखिए, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट किसको बोलते हैं? कि भैया क्या होता है, बहुत सारे स्टेट में रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, और रेंट कंट्रोल एक्ट ये बोलता है कि लीगली आप मैक्सिमम कितना रेंट ले सकते हैं। मींस एक ओनर किसी भी टेनेंट से मैक्सिमम कितना रेंट रिकवर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड योर स्टैंडर्ड रेंट। तो ऑब्वियसली लीगली आप इससे ज्यादा रेंट नहीं ले सकते, दैट इज कॉल्ड योर स्टैंडर्ड रेंट। तो जो म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में से जो हायर आया था, उस हायर को कंपेयर करिए स्टैंडर्ड रेंट से, और इसमें से ले लीजिए विच एवर इज लोअर, और जो लोअर आएगा ना, इसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। मींस इतना रेंट तो होना चाहिए। अब जो एक्सपेक्टेड रेंट आता है ना, उसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। किससे कंपेयर करेंगे? एक्चुअल रेंट से। और विच एवर इज हायर है उसको अपन बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। विच एवर इज हायर आएगा उसको अपन बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप म्युनिसिपल टैक्सेस जो पे किया वो आप लेस कर दीजिए, और म्युनिसिपल टैक्सेस जो पे करते हैं वो लेस कर देंगे, तो बचेगा एनएवी, दैट इज नेट एनुअल वैल्यू। एंड गाइस नेट एनुअल वैल्यू में से 2 चीजें लेस होती है। एक तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ द एनएवी, मींस एनएवी का 30% आप स्टैंडर्ड डिडक्शन सीधा ले लीजिए, एंड दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आप लेस कर दीजिए। जो भी बचेगा वो तुम्हारे हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आएगा। अब एक बात बताओ, म्युनिसिपल वैल्यू के बारे में, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब बात आती है एक्चुअल रेंट की। सर एक्चुअल रेंट किसको बोले? तो एक्चुअल रेंट का मतलब होता है रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। मींस जितना रेंट आपको रिसीव्ड हो गया वो लीजिए, प्लस रिसीवेबल कितना है, रिसीवेबल का मतलब आपको जो मिलना बाकी आउटस्टैंडिंग वो कितना है उसको ऐड करिए, और माइनस कर दीजिए अनरियलाइज रेंट। लेकिन एक चीज समझना, ये जो अनरियलाइज रेंट होता है ना, ये माइनस तभी होता है, अनरियलाइज रेंट है वो माइनस तभी होगा जब आपकी 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए अनरियलाइज रेंट की। मींस अनरियलाइज रेंट लेस तभी होता है जब आपकी 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। 4 कंडीशन क्या क्या है? सबसे पहली कंडीशन कि आपकी जो टेनेंसी है वो बोनाफाइड है। टेनेंसी बोनाफाइड का मतलब टेनेंसी आपकी जेन्युइन टेनेंसी है, अग्रीमेंट वगैरह है। दूसरा, वो टेनेंट जिसने आपका पैसा खाया, अनरियलाइज रेंट का मतलब होता है बैड डेट्स ऑफ रेंट, जिसने आपका पैसा खाया उसको आपने घर से बाहर भगा दिया हो।
तीसरा, वो टेनेंट आपका कोई दूसरा घर ऑक्यूपाइड करके नहीं बैठा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इस घर से तो बाहर निकाल दिया और उसको किसी दूसरे घर में रखा है और वो दूसरा घर आपका ऑक्यूपाइड करके बैठा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड चौथी कंडीशन ये है कि आपने रीजनेबल स्टेप लिए हैं फॉर रिकवरी ऑफ द अनरियलाइज्ड रेंट। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो अनरियलाइज्ड रेंट आपका लेस हो जाएगा व्हाइल कंप्यूटिंग द एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट निकालते टाइम आपको क्या करना है, रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। बट ये अनरियलाइज रेंट लेस तभी होगा जब चार कंडीशन आप रूल 4 की सेटिस्फाइड करते हो। टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, उसको आपने बाहर भगा दिया है, वो दूसरा घर आपका ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, और आपने रीजनेबल स्टेप लिए है फॉर रिकवरी ऑफ द अनरियलाइज रेंट। अब एक बात समझना, जब अपन जीएबी निकाल देते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। अब म्युनिसिपल टैक्सेस क्या होता है, म्युनिसिपल टैक्सेस मींस ऐसे टैक्सेस जो म्युनिसिपलिटी या लोकल अथॉरिटी या ग्राम पंचायत या कंटोनमेंट बोर्ड आपसे लेता है, टैक्सेस, दैट इज कॉल्ड म्युनिसिपल टैक्सेस। इसको बहुत बार लोकल टैक्सेस भी बोलते हैं, हाउस टैक्सेस भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस भी बोलते हैं, सिवरेजेस टैक्स भी बोलते हैं। तो किसी भी टाइप का टैक्सेस अगर बोला हुआ है जो म्युनिसिपलिटी लोकल अथॉरिटी ले रही है, दैट इज कॉल्ड म्युनिसिपल टैक्सेस। एक चीज समझना, ये म्युनिसिपल टैक्सेस है ना, ये अलाउ होता है बट ये पेमेंट बेसिस पे होता है। मींस जैसे फॉर एन एग्जांपल, इस साल का म्युनिसिपल टैक्सेस आपका 20,000 था, बट उसमें से आपने ओनली 10,000 पे किया, तो आपको 10,000 ही अलाउ हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि म्युनिसिपल टैक्सेस इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। इसका मतलब पे किया तो अलाउ होगा, नहीं किया तो नहीं होगा, जब करोगे तब होगा। तो पे किया तो अलाउ होगा, नहीं किया तो नहीं होगा, जब करोगे तब होगा। आपने मान लो 5 साल का म्युनिसिपल टैक्स एक ही साथ इस साल में पे कर दिया, तो क्या पूरा इस साल में अलाउ हो जाएगा? बिल्कुल यस, इस साल में पूरा अलाउ हो जाएगा। एक और चीज समझना, म्युनिसिपल टैक्सेस है ना, वो सिर्फ ओनर ने पे किया ना तो ही अलाउ होगा। अगर टेनेंट ने पे किया तो अलाउ नहीं होगा। मींस म्युनिसिपल टैक्सेस इज अलाउड ओनली इफ इट इज पेड बाय द ओनर। इफ इट इज पेड बाय द टेनेंट देन इट इज नॉट अलाउड। ओनर ने पे किया तो ही अलाउ होगा, टेनेंट ने पे किया तो अलाउ नहीं होगा। और बहुत बार म्युनिसिपल टैक्सेस है ना, वो आपको परसेंटेज फॉर्म में दे रखा होता है। जैसे म्युनिसिपल टैक्सेस है वो 10% है, तो 10% किसका लोगे? म्युनिसिपल वैल्यू का लोगे। किसका लोगे? म्युनिसिपल वैल्यू का लोगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। गाइस यहां पे देखो, जब आप सेक्शन 24 में यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन लेते हो 24B में, अब यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन लेते हो, ये इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा अगर आपने लोन लिया था हाउस प्रॉपर्टी पर्पस के लिए। हाउस प्रॉपर्टी पर्पस का मतलब हाउस प्रॉपर्टी या तो परचेज करने के लिए, या कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या फिर रिपेयर करने के लिए, या रेनोवेशन के लिए आपने लोन लिया था, तो उसका इंटरेस्ट आपको यहां पे अलाउ हो जाएगा। एक और चीज समझना, लोन किससे लेना है? क्या सिर्फ बैंक से लेना है? ना बाबा ना, आप लोन किसी से भी ले सकते हो। लोन कैन बी टेकन फ्रॉम द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, किसी से भी लोन लोगे तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और चीज समझना, लेकिन वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो लोन लोगे ना, उसका इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पे अलाउ होगा। ड्यू बेसिस पे अलाउ होगा, इसका मतलब आपने अगर पे किया तो भी अलाउ होगा, आउटस्टैंडिंग है तो भी अलाउ होगा। तो टोटल आपका इंटरेस्ट है इस साल का, वो आपको यहां पे डिडक्शन मिल जाएगा। एक और चीज समझना, बहुत बार इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग जाता है, जिसको पेनल्टी इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो उस पर और इंटरेस्ट लगा दिया, तो क्या पेनल्टी इंटरेस्ट अलाउ होगा? आंसर इज नो। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, या जिसको अपन पेनल इंटरेस्ट, पेनल्टी इंटरेस्ट बोलते हैं, वो वाला इंटरेस्ट आपका अलाउ नहीं होगा। एक और चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, इंटरेस्ट की कोई लिमिट होती है या अनलिमिटेड इंटरेस्ट अलाउ है? राइट आंसर है कहां पे लिमिट है। तो देखो, अगर आपकी प्रॉपर्टी एलओपी या डीएलओपी है, एलओपी का मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी, डीएलओपी मींस डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, तो नो लिमिट मींस जितना इंटरेस्ट है वो पूरा अलाउ हो जाएगा। अगर एलओपी डीएलओपी है तो पूरा इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। लेकिन बाबू, अगर आपकी प्रॉपर्टी एसओपी है, जो रेजिडेंस वाली, और मैक्सिमम 2 घर आपके रेजिडेंस वाले हो सकते हैं, तो दोनों घर को मिला के मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलाउ हो सकता है? तो उसमें 2 केस, अगर स्पेशल केस है या नॉर्मल केस। स्पेशल केस किसको बोलेंगे? जब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन, लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। लोन जो है वो 1/4/1999 या उसके बाद में लिया है। दूसरा, लोन इज टेकन फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। एंड तीसरी कंडीशन, इफ लोन इज टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन देन कंस्ट्रक्शन हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन वाज टेकन। तो ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है, मींस लोन 1/4/99 या उसके बाद में लिया है, लोन इज टेकन फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एंड इफ लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन देन कंस्ट्रक्शन हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन वाज टेकन। अगर मान लो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, इसमें आता है, तो मैक्सिमम आपको दोनों हाउस का मिला के मैक्सिमम 2 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप इसमें नहीं आते हो तो नॉर्मल केस में आओगे तो मैक्सिमम 30,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। एक बात समझना, ये नॉर्मल केस में कब जाएगा? या तो लोन 1/4/99 से पहले ले रखा है,
या फिर लोन है वो रिपेयर रिनोवेशन के लिए ले रखा है, या फिर लोन आपने मान लो परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था बट कंस्ट्रक्शन वाज नॉट कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ द 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन वाज टेकन। अब एक और चीज समझना, बहुत बार ऐसा होता है कि आप पुराने लोन को पे करने के लिए नया लोन लेते हो। जैसे पहले मैंने घर खरीदा था और लोन एसबीआई से ले रखा था, अब एसबीआई से पहले लोन ले रखा था लेकिन अभी मुझे सस्ता लोन मान लो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से मिलता है, तो मैंने क्या किया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से लोन लेके और वो पुराना लोन पे कर दिया, बट पुराना लोन मैंने हाउस प्रॉपर्टी पर्पस के लिए लिया था। तो क्या नए लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे करोगे उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा? आंसर इज यस, बिल्कुल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उस इंटरेस्ट का डिडक्शन आप ले सकते हैं। एक और बात समझना, बहुत बार क्या होता है इंटरेस्ट अपन इंडिया के बाहर पे करते हैं। जैसे मान लो फॉरेन से मैंने क्या किया, सनी से लोन लिया, फॉरेन में एक सनी करके है जो लेंडर है, उससे मैंने क्या किया, लोन लिया। अब उससे मैंने लोन लिया और सनी नॉन रेजिडेंट है और उसको मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो एक चीज समझना, मुझे उसका टीडीएस काटना पड़ेगा। क्या काटना पड़ेगा? टीडीएस काटना पड़ेगा, और टीडीएस अगर मैंने काटा ना तो ही मुझे इंटरेस्ट अलाउ होगा, अदरवाइज इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। तो इफ लोन इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड आप आउटसाइड इंडिया किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उसका टीडीएस काटना पड़ेगा, टीडीएस काटा तो आपको इंटरेस्ट अलाउ होगा, अदरवाइज इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, या जिसको प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट बोलते हैं। एक बात समझना, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने घर बनाना इस साल चालू किया, बनाते बनाते 2-3 साल हो गए, तो जब तक घर नहीं बना तब तक तो वो हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं, क्योंकि वो बिल्डिंग है ही नहीं। बिल्डिंग का मतलब होता है घर एकदम सुंदर सा घर बन गया, तब उसको अपन बिल्डिंग बोलते हैं। तो सर एक बात बताइए, जब बिल्डिंग बन गई, हाउस प्रॉपर्टी बन गई, उसके बाद में जिस ईयर में बिल्डिंग बन गई उस ईयर से तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन उसके पिछले वाले ईयर्स का इंटरेस्ट था उसका क्या? तो उसको बोला जाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट या प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट। तो आप ये समझिए, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, आप मैं ईयर बोल रहा हूं बाबू, मैं वापस बोल रहा हूं, डेट नहीं बोल रहा हूं, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर को छोड़ के पिछले वाले ईयर्स का जो भी इंटरेस्ट रहेगा, दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। वापस बोल रहा हूं, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर को छोड़ दीजिए, उसके पिछले वाले जितने भी ईयर्स का इंटरेस्ट है, मींस जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर को छोड़ दीजिए, उसके पिछले वाले जितने भी ईयर्स का इंटरेस्ट है, दैट इज कॉल्ड योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। एंड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है वो एक साथ में अलाउ नहीं होता, दैट इज अलाउड इन द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। तो जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर से वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट के बारे में भी होता है कि जिस ईयर में आप प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो उसके पिछले वाले ईयर्स का जो इंटरेस्ट रहेगा, दैट इज प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट, और वो भी आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ हो जाता है जिस ईयर में आप प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो। यहां पे मैंने एग्जांपल दे रखे, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द अरियर्स ऑफ रेंट। अरियर्स ऑफ रेंट क्या होता है? बहुत बार रेंट को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। जैसे मान लो कोविड में क्या हुआ, मैंने कोई प्रॉपर्टी किसी को भाड़े पे दे रखी थी और वो बंदे ने भाड़ा दिया ही नहीं, हमारे दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, दैट इज कॉल्ड अरियर्स ऑफ रेंट। अरियर्स ऑफ रेंट है। अब एक बात समझना, अगर मान लो इन फ्यूचर में अनरियलाइज रेंट की या अरियर्स ऑफ रेंट की रिकवरी हो जाती है, अनरियलाइज रेंट तो क्या था, वो बेड डेट्स ऑफ द रेंट, अरियर्स ऑफ रेंट क्या, डिस्प्यूटेबल रेंट। तो यहां पे अगर मान लो आपकी रिकवरी हो जाती है तो क्या वो रिकवरी टैक्सेबल होगी? आंसर इज यस। अगर आपको अनरियलाइज रेंट या अरियर्स ऑफ रेंट की रिकवरी होती है तो इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच रिकवरी टुक प्लेस। मतलब जिस ईयर में रिकवर होता है उस ईयर में टैक्सेबल होगा। लेकिन सर एक बात बताओ, उस ईयर में तो हमारे वो पास वो प्रॉपर्टी है ही नहीं, हमने तो वो हाउस प्रॉपर्टी बेच दी थी, तो भी क्या टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस, तो भी टैक्सेबल होगा। तो जो आपका रिकवर हुआ अरियर्स ऑफ रेंट या अनरियलाइज रेंट जिस ईयर में मिलेगा उस ईयर में टैक्सेबल होगा, भले आपके पास वो हाउस प्रॉपर्टी है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। एक और चीज समझना, जब रिकवरी होगी तो टैक्सेबल कितना होगा? 70% टैक्सेबल होगा। मींस जितना आपका रिकवर अमाउंट है उसका 70% टैक्सेबल होगा, मींस 30% का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपको म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिलता है, उसके साथ इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है और एक 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, उसके अलावा और कोई डिडक्शन नहीं मिलता। तो जो भी तुम्हारे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है, सोसाइटी चार्जेस है, पार्किंग चार्जेस है, इंश्योरेंस चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई चार्जेस है, लिफ्ट चार्जेस वगैरह, उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखा है एनएवी पे। अब एक बात समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है वैकेंसी। अब ये वैकेंसी क्या है समझते हैं, कोशिश करना। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं पता है कि जो भी तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर होता है उसको हम जीएवी मान लेते हैं। मींस नॉर्मली क्या करते हैं कि गाइस जो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर है उसको गांव मानते हैं, जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन गाइस ध्यान रखना, अगर कोई भी वैकेंसी है तो वैकेंसी के केस में ये हायर वाला फंडा नहीं चलेगा। वैकेंसी के केस में यह हायर वाला फंडा नहीं चलेगा। वैकेंसी का मतलब यह है कि आप घर को भाड़े पे देना चाहते हैं बट कोई लेने वाला है नहीं, घर खाली पड़ा है।
मिस वहां ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, आपने खुद ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है तो वो वैकेंसी नहीं है बाबू। आपने खुद ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, खुद उसमें पड़े हुए हो तो वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी का मतलब होता है कि घर पे इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड योर वैकेंसी। तो अगर वैकेंसी होता है तो क्या करने का, तो गाइस लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं कि अगर मान लो किसी घर में वैकेंसी है, 2 महीने 3 महीने 1 महीने 4 महीने के लिए वैकेंसी है तो क्या होगा, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि आपका जो एक्चुअल रेंट है प्लस वैकेंसी रेंट, ये दोनों मिला के, एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट, ये दोनों मिला के अगर एक्सपेक्टेड रेंट से मोर देन इक्वल टू हो जाता है, मींस एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा या इक्वल टू हो जाता है, तो आपका जो एक्चुअल रेंट है ना वही तुम्हारा जीएवी बन जाएगा। मिस जो आपको एक्चुअल रेंट मिला प्लस वैकेंसी, मतलब वैकेंट ना होता तो कितना पैसा मिलता, दैट इज कॉल्ड वैकेंसी रेंट। तो एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट ये दोनों मिला के अगर एक्सपेक्टेड रेंट से मोर देन इक्वल टू है तो एक्चुअल रेंट तुम्हारा जीएवी बन जाएगा। अदरवाइज अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट से, तो एक्सपेक्टेड रेंट है वो आपका जीएवी बन जाएगा। अब एक और चीज समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मान लो एक घर है उसमें से कुछ पार्ट लेट आउट कर रखा है, कुछ पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है। जैसे मान लो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर लेट आउट कर दिया, ग्राउंड फ्लोर आप खुद पड़े हुए हो। या मान लो कोई फ्लैट है जिसमें 2 BHK, उसमें से एक रूम लेट आउट कर रखा है, बाकी में आप रह रहे हो, तो सर क्या होगा। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी है वो पार्टली लेट आउट है लेकिन वो एरिया वाइज है, एरिया वाइज का मतलब सम एरिया इज लेट आउट एंड सम एरिया इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो आप एक काम करो, उस प्रॉपर्टी को 2 प्रॉपर्टी मान लो, उस प्रॉपर्टी को 2 प्रॉपर्टी मानो, और लेट आउट वाला एरिया है उसको एलओपी मानो और सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला एरिया है उसको एसओपी मानो। और एक चीज ध्यान रखना, जब आप 2 प्रॉपर्टी मान रहे हो तो आपको 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, एसओपी के लिए एंड एलओपी के लिए। यहां पे एक और चीज समझना कि जो भी तुम्हारा म्युनिसिपल वैल्यू है, आपका फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, म्युनिसिपल टैक्सेस है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, उसको आप डिवाइड करोगे एलओपी और एसओपी में ऑन द एरिया बेसिस। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आप एक्चुअल रेंट को डिवाइड नहीं करोगे, क्योंकि एक्चुअल रेंट जो हमेशा होगा ना वो हमेशा लेट आउट पोर्शन के लिए होगा। जो एक्चुअल रेंट होगा वो तो लेट आउट पोर्शन के लिए ही होगा ना, एसओपी के लिए थोड़ी एक्चुअल रेंट आएगा। तो एक्चुअल रेंट को आप डिवाइड नहीं करोगे, बाकी म्युनिसिपल वैल्यू है, उसके बाद फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, म्युनिसिपल टैक्सेस है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, एलओपी और एसओपी। अब एक और चीज समझना, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉपर्टी टाइम वाइज अगर पार्टली लेट आउट है, तो टाइम वाइज का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए लेट आउट है एंड कुछ टाइम के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड। जैसे मान लो 7 मंथ के लिए कोई प्रॉपर्टी लेट आउट है एंड बाकी वाले 5 मंथ के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, या फिर मान लो 5 मंथ के लिए लेट आउट है, बाकी टाइम के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो क्या होगा। लॉ मेकर्स बोलते हैं अगर कोई भी प्रॉपर्टी है ना वो एक दिन भी आपने लेट आउट कर दी तो वो तुम्हारी लेट आउट प्रॉपर्टी है, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है। मींस उसको पूरे साल के लिए लेट आउट ही मानेंगे, लेकिन ऑब्वियसली एक्चुअल रेंट उतने पीरियड का ही आएगा जितने पीरियड के लिए आपने लेट आउट किया है। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई प्रॉपर्टी है वो कुछ टाइम के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है और कुछ टाइम के लिए लेट आउट है, तो उसको आपको लेट आउट प्रॉपर्टी ही मानना है। क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जो थ्रू आउट द ईयर आप अपने रहने के लिए यूज करते हो, या फिर वो प्रॉपर्टी आप अपने रहने के लिए यूज ना कर पाए और खाली पड़ी है ड्यू टू दैट कि आपका ड्यूटी वगैरह कहीं और है, या आप जॉब कहीं और करते हो, बिजनेस कहीं और करते हो, और वो प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है, तो उसको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान सकते हो। अदरवाइज अगर किसी प्रॉपर्टी को एक भी दिन आपने लेट आउट कर दिया तो वो तुम्हारी लेट आउट प्रॉपर्टी बन जाएगी। एक और चीज समझना, अगर मान लो आपके पास 2 से ज्यादा एसओपी है तो क्या होगा। जैसे मान लो मेरे पास 3 घर है और तीनों में मैं खुद ही पड़ा हुआ हूं, तीनों में मैं खुद ही रहता हूं, मींस मोर देन 2 एसओपी है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, तो अगर मोर देन 2 एसओपी है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, 2 को एसओपी मानोगे और बाकी को डीएलओपी मानोगे। जैसे मान लो आपके पास 3 एसओपी है, तो आप क्या करोगे, आपको कैसे डिसाइड करना है इसमें से कौन सा एसओपी लेना है, कौन सा डीएलओपी लेना है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आपको क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। पहले 1 और 2 को एसओपी मानो, 3rd को डीएलओपी मानो, फिर एक काम करिए 1 और 3 को एसओपी मानो, 2 को डीएलओपी मानो, उसके बाद आपका 1 को डीएलओपी मानो, 2 एंड 3 को एसओपी मानो, और जिस ऑप्शन में आपका इनकम सबसे कम आता है वो वाला ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करना है। जिस ऑप्शन में आपका इनकम सबसे कम आता है वो वाला ऑप्शन है वो आपको एक्सरसाइज करना है। अब एक और चीज समझना, जॉइंट ओनरशिप। जॉइंट ओनरशिप के केस में क्या होता है, बहुत बार कोई प्रॉपर्टी एक से ज्यादा ओनर होल्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइंट ओनरशिप। तो जॉइंट ओनरशिप के केस में आप प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम ऐसे कैलकुलेट करो जैसे नॉर्मली अपन करते हैं, मींस आप नॉर्मली जैसे कैलकुलेट करते हो वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट करो, और उसके बाद में जो भी इनकम आती है ना वो नंबर ऑफ ओनर्स में डिवाइड कर दो इन देयर ओनरशिप रेशियो। मींस जो उनका ओनरशिप रेशियो है वो ओनरशिप रेशियो में आप उस इनकम को डिवाइड कर दो। मींस जितने भी ओनर है नंबर ऑफ ओनर्स में आप उसको डिवाइड कर दो इन देयर ओनरशिप रेशियो, ओनरशिप रेशियो में आप उसको डिवाइड कर दो। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जब भी जॉइंट ओनरशिप का क्वेश्चन आता है ना,
तो ये ध्यान रखना, अगर एलओपी डीएलओपी है तो उसमें तो इंटरेस्ट पूरा अलाउ होता है, लेकिन एसओपी के केस में जो इंटरेस्ट का लिमिट होता है ना, ये 30,000 और 2 लाख, ये ओनर वाइज मिलता है। तो अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और उसमें जॉइंट ओनरशिप है, तो उसमें क्या होगा, जो 2 लाख का डिडक्शन होता है ना, 2 लाख एंड 30,000 का, वो ओनर वाइज होता है। तो 2 ओनर है तो 60,000 एंड 4 लाख हो जाएगा, मींस दोनों को 30,000 2 लाख का डिडक्शन है वो मिल जाएगा। तो जॉइंट ओनरशिप के केस में अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो जो इंटरेस्ट 24B में मिलता है 30,000 2 लाख, वो आपके नंबर ऑफ ओनर वाइज मिलता है। तो जितने ज्यादा ओनर होंगे उतनों को ये इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, बट ऑब्वियसली उन्होंने वो इंटरेस्ट पे किया है। तो नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट किसको बोलते हैं, जब किसी हाउस प्रॉपर्टी का एंड अदर असेट एमिनिटीज साथ में भाड़े पे दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा फर्निश हाउस दे दिया, उसमें टीवी भी दे दिया, फ्रिज भी दे दिया, एसी भी दे दिया, पलंग भी दे दिया, बिस्तर भी दे दिया, बर्तन भी दे दिए, कपड़े भी दे दिए, सब भाड़े पे दे दिया करके एक साथ में। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी के साथ में अदर असेट भी भाड़े पे दी जाती है, दैट इज कॉल्ड योर कंपोजिट रेंट। तो उसमें क्या होगा, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं आप एक काम करिए, पहले देखिए क्या अग्रीमेंट सेपरेबल है या नहीं। अग्रीमेंट जो है क्या सेपरेबल है या नहीं, मींस अग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है क्या हाउस प्रॉपर्टी का रेंट इतना है और अदर असेट का रेंट इतना है। अगर अग्रीमेंट सेपरेबल है तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है वो तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, एंड अदर असेट का जो रेंट है वो अदर असेट का रेंट आपके आईएफओएस या पीजीबीपी हेड में जाएगा, नॉर्मली अदर सोर्सेज में जाएगा, बट मान लो अदर असेट रेंट पे देने का ही आपका बिजनेस है तो वो पीजीबीपी में जा सकता है। लेकिन मान लो अग्रीमेंट सेपरेबल है ही नहीं, जैसे आप होटल में रहने गए, एक बात बताओ, होटल में जब आप रहने जाते हो तो रूम भी मिलता है, रूम के साथ में अदर असेट भी मिलती है, वहां पे अग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में होटल वाले का पूरा इनकम आइदर आईएफओएस या पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होता है। एक और चीज समझना, बहुत बार लोग क्या करते हैं पता है, कि होटल वाले या पीजी वाले उन्होंने क्या किया कि प्रॉपर्टी भाड़े पे दे दी और उन्होंने अग्रीमेंट सेपरेबल बना दिया, लेकिन एक बात बताऊं, उसको लेट आउट करना बिना असेट के पॉसिबल ही नहीं था। मींस हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट फिजिबल टू लेट आउट विदाउट अदर असेट, अदर असेट के बिना लेट आउट करना पॉसिबल ही नहीं था, बट तो भी उन्होंने अग्रीमेंट सेपरेबल कर दिया। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं आपका पूरा इनकम पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में जाएगा, भले आप अग्रीमेंट सेपरेबल करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेक्शन आती है 27 क्या बोलती है, आपकी डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर का मतलब क्या होता है कि आप रजिस्टर्ड ओनर नहीं हो, लेकिन तो भी आप रजिस्टर्ड ओनर नहीं हो तो भी आप उसके ओनर मान लिए जाओगे। कौन कौन से केसेस में, सबसे पहला, अगर कोई इंडिविजुअल है वो अपनी स्पाउस को मींस अपने पति पत्नी को या पत्नी पति को करके, ठीक है, अपने स्पाउस को अगर आप कोई भी हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट दे देते हो या लो कंसिडरेशन से दे देते हो करके, ठीक है, तो भले उसके रजिस्टर्ड ओनर आपका स्पाउस है, बट तो भी आप उसके डीम्ड ओनर माने जाओगे और प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी वो आप ही के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर मान लो आप ट्रांसफर करते हो इन द अग्रीमेंट ऑफ लीव अपार्ट। अग्रीमेंट ऑफ लीव अपार्ट का मतलब क्या होता है कि भाई आपका डाइवोर्स नहीं हुआ, लेकिन आपकी बीवी अलग रहती है, आप अलग रहते हो और आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, तो फिर आप डीम्ड ओनर नहीं माने जाओगे। एक और चीज समझना, आप अगर अपने माइनर चाइल्ड को कोई हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देते हो या लो कंसिडरेशन से दे देते हो, तो माइनर चाइल्ड के केस में आप जो है वो उसके डीम्ड ओनर माने जाओगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, माइनर मैरिड डॉटर। माइनर मैरिड डॉटर में बालिका वधू को अगर आपने कोई भी हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी तो उस पर्टिकुलर केस में वो बालिका वधू है वो ही उसकी ओनर मानी जाएगी, आप उसके ओनर नहीं माने जाओगे। अब एक और चीज समझना, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज रहती है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में क्या होता है कि लाइक बहुत बार पूरी बिल्डिंग की जो ओनर होती है वो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जैसे गोकुलधाम सोसाइटी, बट जो इसमें जो लोग हैं जैसे जेठालाल है करके, ठीक है, जेठालाल है, उसके बाद अय्यर है, उसके बाद तारक है, ये लोग क्या होते हैं उस सोसाइटी के शेयर होल्डर होते हैं। तो ये शेयर होल्डर को हम उस फ्लैट का डीम्ड ओनर मानेंगे। क्या मानेंगे, डीम्ड ओनर मानेंगे। और एक होता है होल्डर ऑफ इम्पार्शियबल एसेट स्टेट। ये इम्पार्शियबल स्टेट क्या होता है कि बहुत बार अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसका पार्टीशन पॉसिबल नहीं है, तो जो उसका मेन होल्डर रहेगा ना वो उसका डीम्ड ओनर माना जाएगा और उसके हाथ में इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। बाकी वाला जो ये अमेंडमेंट है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 2 एसओपी का आप बेनिफिट ले सकते हो। और एसओपी किसको बोलते हैं, या तो आप थ्रू आउट द ईयर अपने रेजिडेंस पर्पस के लिए यूज करते हो, या फिर आप उसमें रह नहीं पाते हो ड्यू टू आपका जॉब कहीं पे और है, बिजनेस कहीं और है, प्रोफेशन कहीं और है, और उसकी वजह से रह नहीं पाते और वो पूरा खाली पड़ा है और वो किसी और प्लेस पे है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसको आप एसओपी मान सकते हो। सो दिस इज द टॉपिक हाउस प्रॉपर्टी। ये तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक है, बड़ा ही सिंपल सा इत्तू सा टॉपिक था, आपको मजा आया होगा रिवाइज करने के बाद। सो गाइस अब जो है वो आपने रिवाइज कर लिया इस टॉपिक को। अब आपको क्या करना है, इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को जाके भिड़ना है और क्वेश्चन करने हैं, तब आपका काम बनेगा। बाबू आपको पढ़ना तो पड़ेगा करके, ठीक है। सर आप बाबू क्यों बोलते हो, क्योंकि मुझे पता है आपकी लाइफ में और कोई होगा नहीं बाबू बोलने वाला, सोना बोलने वाला, तो मैंने सोचा मैं ही आपको बाबू बोल दूं करके, ठीक है। तो बाबू पहली चीज तो यह है कि देखो आपकी उम्र ऐसी है जहां ये बाबू सोना वाला टाइम है नहीं। आप कितना टाइम ये सब चीजों में लगाते हो, मेरा मानना यह है
मेरे को बहुत बार ऐसे बच्चे बोलते हैं यार हमारा रिलेशनशिप चल रहा है, इंटर वालों का पता नहीं कौन सा रिलेशनशिप होता है, इंटर वालों का रिलेशनशिप चल रहा है सर, बड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, इतना टाइम खराब कर रहे हो। मैं बता दूं ये सब टाइम खराब नहीं करना है आपको, बिकॉज इंटरमीडिएट अगर क्लियर कर दिया ना तो उसके बाद 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर सीधा सीए फाइनल क्लियर हो जाएगा और सीए बन जाओगे। और इंटर क्लियर नहीं किया ना तो सीए में एंट्री भी नहीं हुई। आप सोच रहे हो फाउंडेशन से एंट्री हो जाती है, ना बाबू ना, वो सब गलत है। एंट्री होती है जब आप इंटरमीडिएट क्लियर कर लेते हो, क्योंकि फाइनल क्लियर हो जाता है। फाइनल क्यों क्लियर हो जाता है आराम से? क्योंकि 2 साल का टाइम है आपके पास में, 6 ही सब्जेक्ट है आपके पास में, बाकी तो सेल्फ पेस मॉड्यूल में कुछ डाले हुए तो 6 ही सब्जेक्ट है। और बेटा 2 साल का आपके पास आर्टिकलशिप का टाइम है, और आर्टिकलशिप अगर आप एक बार कर लेते हो ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका फाइनल नहीं हुआ बट उन्होंने अगर आर्टिकलशिप कर ली तो भैया कम से कम 40-50 हजार तो वो जिंदगी में कमा ही लेते हैं आराम से। तो आप ये समझिए कि इंटरमीडिएट क्लियर करोगे ना तब आपकी सीए में एंट्री है, और वो एंट्री अगर पाना है ना तो इंटरमीडिएट क्लियर करना पड़ेगा। और मैं बता दूं, देखो पहला अटेम्प्ट दूसरा अटेम्प्ट जो होता है वो गोल्डन अटेम्प्ट होता है लाइफ में, उसके बाद के अटेम्प्ट जो है तो दिक्कत है, ठीक है। तो भैया अगर आपका पहला अटेम्प्ट है दूसरा अटेम्प्ट है, फटाफट इसमें क्लियर करके और आगे बढ़िए। बिकॉज क्या होता है ना, जब यहां तक आप आ ही चुके हो तो देन गिव योर 100% यार, ठीक है। बाकी सब चीजें जो है वो हो जाएगी, शादी किससे होगी, क्या होगी, लड़का अच्छा मिलेगा, लड़की अच्छी मिलेगी, वो डोंट वरी, सब अच्छा मिलने वाला है। आपने अगर अच्छे से पढ़ाई कर ली, सीए बन गए, तो अच्छे से अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छे से अच्छी लड़की मिलेगी। और अगर नहीं बने तो जो आपको जो जिस पे क्रश है, जिससे आप बात करते हो, वो भी छोड़ के चली जाएगी, मैं बता दूं करके, ठीक है। ये टेम्पररी है सब, लाइफ में चेंज इज परमानेंट, बाकी सब चीजें टेम्पररी है। और चेंज तभी होगी अपनी लाइफ में जब आप फटाफट सीए बनोगे। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है। अब मिलते हैं अगले रिवीजन लेक्चर में जिसमें हम रिवाइज करेंगे आई थिंक पीजीबीपी, यस।